फेलोस एस्पायरेंट्स, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दूसरा रोज़ा है आज और थोड़ा सा आज रोज़ा लग भी रहा है। आज थोड़ा टाइम ही आपका लूँगा क्योंकि ज़्यादा बोला नहीं जाएगा। ये मेरे पास टाइम था फ्री, तो मैंने कहा चलें आपके साथ लाइव होते हैं। दूसरी तरफ सर मोहम्मद एजाज भट्टी साहब भी आपके साथ लाइव हैं। वो एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ GCU लाहौर से हैं, मतलब उन्होंने किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट टीचर हैं और एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरार भी सेकंड टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही काबिल और हमारे लिए काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मैं आपके साथ वो इस्लामिक स्टडीज़ आपको दे रहे हैं, तो मैं आपके साथ इस्लामिक हिस्ट्री की कोशिश कर रहा हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैंने कल आपके साथ इसकी आउटलाइन शेयर की थी, रिकमेंडेड सिलेबस की जो आउटलाइन है। इसके अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि हम इस इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर को जो है ना सिलेबस में 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक वो हिस्सा है जो प्री डॉन या इस्लाम था, या कह लें कि इस्लाम से कबल था, नबी पाक सल्लम की पैदाइश से लेके जो है वो नबूवत का ऐलान तक था। फिर इसके बाद 23 साल नबूवत के ऐलान के बाद वाले खुलफा राशिदीन वाले 38 साल, 37-38 साल, इन सब को मिलाकर एक हिस्सा बनाया गया है। इसके बाद मैया ख़ानदान आया, वो एक पार्ट है। ये जो मैंने अभी बताया ये 50 नंबर का 50 मार्क्स का टोटल सिलेबस आपके साथ मैंने कल डिस्कस किया था। इसके बाद 50 नंबर का जो सिलेबस है वो खिलाफत जो अब्बासी ख़ानदान था, अब्बासिद कैलिफ क्या, वो उस पर मुश्तमिल है। फिर मुसलमान साइंसदानों की जो इसके अंदर मुसलमानों की साइंसी फ़िक्री और दूसरे जो निज़ाम मुसलमान इस्लाम ने दिए या उस वक़्त अब्बासी खिलाफत ने या मुसलमानों ने जो दिए उसके ऊपर मुश्तमिल था। तो आज हम जो पहला पोर्शन है उस पर बात करते हैं। थोड़ी सी हम भी लाइव जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए थोड़ी हेजिटेशन है। लेक्चर के अंदर बहुत सारी कमियां और कोताहियाँ होंगी, वो आप लोगों ने बतानी है। इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। FSC की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए? जहाँ से भी मुमकिन हो करें। इसके अंदर कोई थंब रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी बात नहीं है। आपने कंपटीशन में जाना है तो कंपटीशन में आपने अपने आप को हर तरह से तैयार करके जाना है। मैं तो कोई आपको स्पेसिफिक बुक रेकमेंड नहीं करूँगा। अलबत्ता करंट अफेयर्स या जो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आप डॉन न्यूज़ या कोई भी न्यूज़पेपर देखें, ठीक है, उन चीज़ों को उन पे जो अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं, इंसिडेंट्स या इवेंट्स, उनको नोट डाउन करें। और इसके अलावा आपको CS टाइम्स, asked.on.com पाकिस्तान बेस्ड सारी मेरा हल वेबसाइट्स हैं और इन पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो इंटरनेशनल कुछ साइट्स हैं, मैं अगर आपके कमेंट्स के रिप्लाई में मैं इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से उनके लिंक्स सेंड कर दूंगा, आप उनको विज़िट कर लें। बहरहाल बाज़ार से आपने ख़रीदनी है तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं तो आपको PSC के जो 1 पेपर की बुक की आप बात कर रहे हैं, 1 पेपर जो आपका एक पेपर होता है 100 MCQs का, उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं तो आपको कोई बुक रेकमेंड नहीं करूँगा। सॉरी, थकावट है और रोज़ा भी लग रहा है, तो थोड़ा सा इस वजह से ना सही से मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा, इसके लिए माजरत। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं, नहीं तो फिर मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूँ। पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि इस्लाम से पहले जो अरब की कंडीशन थी उस पर हम बात करेंगे। अरब में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, उस वहाँ पे क्या चल रहा था, वहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशंस कैसी थी, ये सारी मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। साथ साथ कोशिश कीजिएगा कोई जो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगें या इम्पोर्टेंट लगें उन्हें नोट कर लीजिएगा। और
ये हमारे साथ हैं इस वक्त मोहम्मद अवैस साहब, शुक्रिया जनाब। प्री इस्लामिक जो हमारे पास सिनेरियो था उसके अंदर पॉलिटिकल अगर हम जाएं तो अरब के अंदर कोई भी एक जो है वो सेंट्रल हुकूमत नहीं थी। कबाइल का सरदार होता था, कबाइल इस तरह उसमें बटे होते थे, वो सरदार ही सारा जो है ना अपने कबीले का ज़िम्मेदार होता था हर तरह के मसाइल का। तो उसके अंदर सम टाइम ऐसे हो जाता था कि अगर कबीले के एक फ़र्द को कोई नुकसान पहुंचा दूसरे कबीले की तरफ से, तो दोनों कबाइल आपस में जो है वो लड़ाई शुरू कर देते थे। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान था, वहाँ बहुत ज़्यादा जंगों की सूरत हाल थी, खाना जंगी में वो शामिल थे। इस वजह से उनके ऊपर जो है वो आपस में बटे होने की वजह से कसरा ईरान और कैसर रूम, ठीक है, वो जो सल्तनतें थी वो उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखती थी, ख़ास तौर पे जो रोम की सल्तनत थी। पॉलिटिकली कंडीशन उनकी ये थी कि वो हर बंदा ताकत के ज़ोर पे ही अपना नुमाइंदा कबीले का सरदार चुना जाता था, और छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी बड़ी जंगें होती रहती थी और वो मुसलसल चलती रहती थी। ये पॉलिटिकल सिनेरियो बताया मैंने आपको प्री इस्लामिक। इसके बाद जो इकोनॉमिक था, उनका जो मेन बिज़नेस था तजारत था, भेड़ बकरियां थी, ठीक है, ऊँट थे, इनकी तजारत वो करते थे। इसके अलावा मक्का के अंदर देखा जाए ख़ास तौर पे तो वहाँ पे हज भी पढ़ा जाता था, उस वजह से भी वहाँ पे तजारत होती थी। पूरे अरब के अंदर तजारत यही थी। इसके अलावा जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था वो था रिबा था, इंटरेस्ट बेस्ड, मतलब वहाँ पे सूद पे पैसे वो देते थे, चीज़ें देते थे, और अमीर से अमीर तर होता जा रहा था, गरीब बहुत पिसता जा रहा था। ग़ुलामों का दौर था, ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे, बेचे जाते थे। इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं आपको जो है ना वो थॉरली बता सकूँगा। अब हम चलते हैं इसकी सोशल कंडीशन। माशरे के अंदर इंसाफ नहीं था, ताकतवर की बात को समझा जाता था, वो उसके लिए सज़ा जज़ा के कवानीन बनाता था अपनी पसंद के, और जो कमज़ोर तबका था वो पिस रहा था। लड़कियों की कोई वक़्त नहीं थी, औरत को एक तरह से समझा जाता था कि वो बदनामी का बायस है। वो छोटी बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था, और जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, और औरत जिसके घर में पैदा होती थी बच्ची, उस बात को वो बड़ा नेगेटिव लेते थे। इसके अलावा वहाँ पे ख़वातीन को किसी किस्म के राइट्स नहीं, ना जायदाद का राइट था उनको, ना उनको दूसरे राइट्स थे आम ख़वातीन को, और ना ही औरत को वो माँ बहन का जो इस्लाम ने आज बीवी का जो हुकूक दिए हैं, जो उनको अज़मत दी है, वो भी नहीं था। उस वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा थे। औरत ख़ास तौर पे जो बच्ची पैदा होती थी उनको ज़िंदा दफना दिया जाता, दरगोर कर दिया जाता था। ये माशरे के हालात थे। और औरत, एक मर्द जो है वो तादाद औरतों के साथ शादी कर सकता था, और मतलब और भी बहुत सारे जो मसाइल हैं ना आज के, समझ लें कि बिगड़ा तरीन जो यूरोप का सिस्टम है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मसाइल थे। लेकिन वहाँ पे सोशल कुछ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी भी थी, चाहे वो जालिम भी थे लेकिन बॉन्डिंग अच्छी थी उनकी। और सरदार कबीले के जो हैं वो अपने किसी एक बंदे को नुकसान पहुँचता था तो वो पूरा कबीला दूसरे कबीले के ऊपर चढ़ाई कर देता था। ये नेगेटिव भी पर्सपेक्टिव है इसका, और पॉजिटिव भी था कि जो अपने कबाइल के साथ वो लोगों के साथ जुड़े भी हुए थे। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रिलीजियस कंटेक्स्ट क्या था, पर्सपेक्टिव क्या था प्री इस्लामिक। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म मज़ाहब के लोग थे, मुशरिक भी थे, ज्यूज़ भी थे, क्रिश्चियन भी थे, इसके अलावा एथियस्ट भी थे, आग की पूजा करने वाले भी थे, सूरज की पूजा करने वाले, हर तरह के लोग वहाँ पाए जाते थे। और
इसके अलावा जो है वो जैसे आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी का थोड़ा सा होल्ड था रोम, सल्तनत रोम के होल्ड होने की वजह से पेनिनसुला पे, और बहुत ही बुरे हालात थे। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें जो मेरे पास मेरे नोट्स हैं, मैं वहाँ से आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया, सॉरी। बस यही था कि वहाँ पे कोई ख़ास सिस्टम नहीं था उनका जिसके तहत जस्टिस हो सके, जिसके तहत कोई नया पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कोई बंदा पार्टिसिपेट कर सके। जो इलेक्शन नहीं था, ताकत ही तलवार ही इलेक्शन का वो सारा प्रोसीजर थी। इसके अलावा सोशल पोजीशन बहुत डिस्टर्ब थी, जो वुमेंस की और गरीब तबके की डॉटर्स के साथ बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था, और बहुत सारी वहाँ बुराइयाँ थी। गैम्बलर्स, जुआ था, जैसे कि शराब आम थी, ठीक है। फिर वहाँ पे कल्चरल में हम देखें तो पॉलिटिकल, वो उनका अरबिक पोइट्री बहुत फेमस थी। इस पे बहुत सारे उनके वो समझ लें पूरी दुनिया में इस लिहाज से माने जाते थे उनके शायर, इतनी उनकी ज़ुबान फसी और बलीग थी। इसके अलावा वो इस बहुत सारे फन फेयर लगाते थे, इसके लिए वो इवेंट करते थे एनुअल पोइट्रीज़ पे, उनके मुकाबले होते थे, जंगी मुकाबले होते थे, दौड़ें होती थी। ये उनका कल्चर का एक हिस्सा था। रिलीजन कंडीशन बहुत डिस्टर्ब थी वहाँ वर्शिपर्स, आइडल वर्शिपर्स थे, में यकीन रखते हैं। एथिस्ट थे जो खुदाओं में यकीन नहीं रखते, खुदा में सॉरी, जिंदिक्स थे वहाँ पर। ये पर्शियन डॉक्ट्रिन से इन्फ्लुएंस्ड लोग थे, ठीक है, जो कहते हैं डुअलिज्म, ठीक है। फिर सबाइंस थे, ये सितारों को पूजते हैं। यहूदी थे, क्रिश्चियन थे, ख़ास तौर पे टाउन ऑफ नजरान के अंदर इनका बहुत ज़्यादा होल्ड था, ठीक है। और इनको जो है वो स्पोर्ट थी क्रिश्चियंस, जो यमन, वहाँ पे इनको स्पोर्ट्स थी। इसके अलावा स्लेवरी थी वहाँ, लोग गुर्बत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे। तिजारत जो थी वो भी सूद के बुनियाद पर थी, तो आम बंदा उसमें जो है फल फूल नहीं सकता था। एजुकेशनल जो वहाँ पे बहुत ही बुरी हालत थी, आप कह सकते हैं कि वहाँ पर गिनती के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली, चंद सहाबा में से लोग पढ़ना लिखना जानते थे, बहुत कम तादाद थी। जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मौका पर कैदियों को छोड़ने की शर्त ये रखी कि आप 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप जाएंगे। तो ये यहाँ से पता चलता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलीम को कितनी अहमियत दी है, इल्म हासिल करने को कितनी अहमियत दी है। ठीक है, आज का टॉपिक यही था। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। बहरहाल मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जो भी मुझे आता था। आप लोग भी अगर अपना कोई चीज़, अपना कोई लेक्चर या कोई जो चीज़ आपको बहुत अच्छी आती शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस फोरम पर हम आपके साथ ताउन करेंगे और आपके उस लेक्चर को हम यहाँ पे सेंड करेंगे ताकि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल करे और इसे सदका जारिया बनाए हम सब के लिए। इल्म हासिल करना, इल्म सीखना और सिखाना बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है, पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आज की सूरत हाल में जिस तरह से हमें प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, अगर फिर भी हम अपने पास मौजूद चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करते तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हमारी कौम के साथ, हमारे माशरे के साथ, हमारे लोगों के साथ ज़्यादती होगी। अप्रिशिएट किया करें जो कोई कुछ करने की कोशिश करता है। पॉजिटिविटी यही है, हमारे यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा है। कोई बंदा कुछ नया स्टार्ट करता है तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। समझा जाता है कि जब वो कोई बंदा कामयाब होकर आए ना आपके सामने, उसके हम फिर जो हाथ पांव चूमने को तैयार होते हैं, तब तो उसके हाथ पांव सभी चूम सकते हैं, सभी उसके फॉलोअर हो सकते हैं। टाइम होता है लोगों को, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो लोग जिनको ज़रूरत है उनको कंधा देंगे तो वो ज़्यादा अफजल है। जो लोग पहले से साहिब हैसियत हैं, साहिब इल्म है, साहिब मकाम है,
उनके साथ हम जाकर जुड़ना चाहते हैं। तो हम हमेशा ताकतवर को सलाम करने की हमारी एक साइकी बन चुकी है। बीइंग पूरी, मैं कह रहा हूँ कि नेशन या पूरी एक हमारी कौम कोशिश किया करें कि सही को और गलत को परखा करें। गलत ज़्यादा भी हो तो उससे इज्तनाब करें, सही थोड़ा भी हो, कम तादाद में भी हो, उसके साथ खड़े हों। ठीक है, यही इंसानियत और यजीदियत का फ़र्क है। मैंने एंड पे ये आपसे बात इसलिए कही कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे से, भी मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप आएँ, किसी फोरम पे काम करें, बेशक मेरे साथ करें। लोगों को, हम जो बच्चे डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अकेडमीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो अपने ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं, फीमेल्स, जिनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं पहले ही इस हमारे सोसाइटी के अंदर, वो मतलब लाहौर जैसे, कराची जैसे, इस्लामाबाद जैसे शहरों में नहीं आ सकती। तो उन सब बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम करेंगे। वो हमारी बहनें हैं, हमारे वो बच्चे हैं। तो वो लोग मुझे आगे से कहते हैं कि सर आप सोचते ठीक हैं, लेकिन हम जब लेक्चर देने जाएंगे, जब कुछ वहाँ डिलीवर करने जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि आपने पास कर लिया। तो मैं समझता हूँ जो लोग ये सवाल करते हैं ना, उनके अपना भी कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कामयाब लोगों के साथ अटैच हों और उनके साथ प्यादा बने या उनके साथ चलें। वो ये नहीं सोचते कि वो खुद कामयाब हों, लोगों के लिए रोल मॉडल बने। ठीक है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई बंदे किसी चीज़ के अंदर उसके पास कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, आप उनसे वो ले लें, पॉजिटिव हों, नेगेटिविटी को दूर करें। आप नेगेटिविटी के साथ कभी भी CSS, तो क्या आप कोई छोटा मोटा पेपर भी पास कर सकते, कंपटीशन वाला। नेगेटिविटी से निकलें, पॉजिटिव हों, अच्छी हैं वो लें, यही हमें हुक्म है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ इंगेज कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो साइंस सब्जेक्ट्स में कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह MSc MS उन्होंने IT में किया हुआ है, वो कंप्यूटर का आपको बड़ा अच्छा करा सकते हैं। इकोनॉमिक्स के कुछ लोग हैं वो करा सकते हैं, कुछ लोगों ने MPhil उर्दू किया हुआ है, वो सब्जेक्ट्स आपको करवा सकते हैं। मैथ PMS के लिए भी और CSS में भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो आप लोग अप्रिशिएट किया करें, हमें बताया करें क्वेरीज, ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर कर सकें। हम आपके लिए यहाँ पर आते हैं, कोशिश करते हैं कुछ हम डिलीवर कर सकें, हम भी आप लोगों से सीख सकें। तो ये हम लोग, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की ये भी साइकी है कि वो सिर्फ सीखने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सोचते हैं हम भी तो हमारे भी ऊपर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि हम भी कुछ चीज़ों को सर्च करें, कुछ हम भी डिलीवर करें, कुछ हम भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज मैं गालबन 15 मिनट का मेरा टारगेट था, लेकिन 18 मिनट हो गए हैं। मैं अब 2 मिनट आपके और लूँगा। आपसे ये शेयर करूँगा कि देखिए, इस इतने बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम में जब आप उतरते हैं ना, तो आपको अपने ऊपर सबसे पहले अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने कोई ख़ास मटेरियल आपको तैयार नहीं करवाएगा या कोई ख़ास एकेडमी आपको पास नहीं करवाएगी। आपने मेहनत करनी है, आपने अपना आप लगाना है उसके अंदर, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं ताकि उनको आप दूसरों तक भी लेकर जा सकें और आप उनको उसके अंदर आप अपनी राय मजबूत, मुस्तहकम यकीन के साथ अपनी राय रिसर्च बेस्ड, फैक्ट्स बेस्ड, आप अपनी रिसर्च के उस पर आपने की हो, आप वहाँ आगे लोगों को शेयर कर सकें। अगर आप ये कर लेते हैं ना, CSS आप करेंगे या नहीं ये मैं गारंटी नहीं करता, नहीं देता, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मसाइल को समझने के काबिल हो जाएंगे रिसर्च बेस्ड। ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच आप यूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर जो आने वाली बहुत सारी आगे मुश्किलें हैं जो CSS से बहुत मुश्किल हैं, आप उनको सॉल्व कर सकेंगे। आप लोगों को अपने साथ मिला के काम कर सकते होंगे, जिसे हम टीम वर्क कहते हैं। ये सारी चीज़ें एक स्किल हैं जिनको अगर आप सीख लें तो आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को, अपने लोगों को, अपने अहलो याल को, अपनी दुनिया को, अपने इस मुल्क को, अपनी इस कौम को फ़ायदा दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। 20 मिनट हो गए, रोज़ा है, बोला नहीं जा रहा। यकीन करें बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, नींद भी पूरी नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अस्सलाम।